ठीक है। गले में दिक्कत है, इसलिए मेरे थोड़ा सा मुझे बार बार करना पड़ता है। तो हमने जो कल पढ़ा था उससे रिलेटेड आप लोगों की कई दिक्कत रही होंगी। मैंने कल कहा था कि हम क्वेश्चंस लेते हैं, मेरा काम का यही है रोजाना। आपको कल का काम यही करना है कि आप मिनिमम 20 to 25 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस जो हैं, आप अपने क्वेश्चंस को उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे सेंड करने हैं आपको। ठीक है, आप लोग 25, एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस आप मुझे सेंड करेंगे। ओके, और उनको सॉल्व भी करना है, फिर आपको बताना भी, रीजन भी। मैं कोई भी रैंडमली क्वेश्चंस पूछूंगा, 5 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फिर मुझे क्लास में बताने हैं। तो उसमें रीजन, विद रीजन क्या होता है, जैसे मैं आपको रीजन बताता हूँ ना किसी भी चीज के पीछे का रीजन क्या है। अब हम क्वेश्चंस वो देख लेते हैं जो एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस बार उसमें जो एग्जाम था स्पेशल एजुकेशन का, उसमें 2 क्वेश्चंस थे एनसीएफ से रिलेटेड। एक तो उसमें था अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर इज। आप लोगों ने देखा पेपर? यस सर। तो उसमें गाइड का था, और इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। देखो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एनसीएफ किसने उसके कमेटी को कौन था, ये सब हमने बता चुके थे। और मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताया करें मुझे, ताकि मुझे देख के समझ आए कि भाई आप लोग पढ़ते भी हैं, थोड़ा बहुत देखते भी हैं, ताकि लगता है कि बस हाँ पढ़ रहे हैं। तो मोटिवेशन होता है। देखो दोनों ही टीचर आपको भी मोटिवेशन की जरूरत होती है और इसमें टीचर्स को भी जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट को ही सिर्फ मोटिवेशन की जरूरत है। के लिए अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है पढ़ाने की। फिर दिल का फिर तो ये रह जाता है ना कि पता नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, जैसे निकालना है निकाल दो जल्दी से। लेकिन अगर आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं तो हम बड़े कॉन्शियस होकर के और बड़े अलर्ट होकर के। एक चीज और एक चीज और ध्यान रखना, जो मैंने आप लोगों को एक लिंक सेंड किया है, और वो लिंक रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, उनके लिए है जो लोग ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। तो प्लीज 5 मिनट का काम लगेगा उसमें, आप लोग उसको भर दें। वो किसी से रिलेटेड नहीं है, एजुकेशन से रिलेटेड नहीं, बट आप तो थोड़ा सा टाइम उसमें चाहिए होगा। क्रिएटिव टीचिंग से ऊपर एक रिसर्च कर रहे हैं मेरे क्लासमेट हैं, उनको चाहिए था, तो वो 5 मिनट का आपका टाइम लगेगा। आप उसमें देख सकते हैं कि कौन क्रिएटिव हो सकता है, आपके क्या राय है उसके बारे में। उसमें से सब मैंने मैं सेंड कर दिया। ओके ओके, थैंक यू। सर सर मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया तो? ग्रेजुएशन का भी रिजल्ट नहीं आया? वो रिजल्ट नहीं आएगा, वो जिसके पास उसको जाना है वो चला जाएगा। उसमें आपका कोई भी इंफॉर्मेशन भी नहीं ली गई है, बस आपका पता, जेंडर उसमें पूछा गया है, एज पूछा गया है, और आपने कोर्स किया हुआ है, बस इतना इसमें मालूम किया गया। बाकी आपको कोई इन्फॉर्मेशन उस पर नहीं जा रही है। और उसके बाद आप लोगों को बस उसमें करना है कि वो क्रिएटिव रिसर्च के ऊपर रैंडम एक डेटा कलेक्शन हो रहा है। वो मेरे क्लासमेट रहे हैं तो इन्होंने मुझसे कहा था, इसलिए मैंने उसको सेंड किया। बाय द वे, हम अपने क्लास का स्टार्ट करते हैं। जो मैंने कल को क्वेश्चन सेंड कर दिया। हाँ, क्वेश्चन है, बताइए। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर के पेपर में, एनसीईआरटी रिव्यू द एनसीएफएसई 2000 इन द लाइट ऑफ द रिपोर्ट। ऑप्शन में इन द लाइट लर्निंग ऑफ द रिपोर्ट, ऑप्शन में लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, और ऑल ऑफ। लर्निंग विदाउट बर्डन था। देखो अभी इसको मैं इसमें क्वेश्चन में दिखा देता हूँ इसको। लर्निंग विदाउट बर्डन एक क्वेश्चन ये था एनसीएफ सर का ये सबसे मेन। ये एनसीएफएसई, ये एनसीएसई है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। और ये 2000? ये 2010 में है मेरे ख्याल से। इसका जो है इसका मतलब ये होता है, देखो किसी भी चीज का जब पहले एनसीएफ आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग टीचर्स की कैसी प्रिपरेशन करानी है, सब कुछ आता है। मैंने सबसे पहले कल भी बताया था, सबसे पहले एक पॉलिसी आती है। जैसे क्या कौन सी पॉलिसी आई है? राजी कृष्णा कमीशन था।
हाँ, यूईसी। ये 2009 में आया था, NCFTE 2009। ये उसके लिए था कि हाउ टू प्रिपेयर आवर टीचर्स। फर्स्ट वी हैव मेक अ पॉलिसी, हमने एक पॉलिसी तैयार की, उसके अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना कैसे है ये हमारे पास NCF के थ्रू आ जाता है कि हमें मैथ्स को कैसे पढ़ाना है, साइंस को कैसे पढ़ाना है, सोशल साइंस को कैसे पढ़ाना है, ये हमारे पास एक गाइड। अब उस साइंस को पढ़ाने के लिए, उस मैथ्स को पढ़ाने के लिए, उस सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए हमें अपने टीचर्स को कैसे प्रिपेयर करना है, दैट इज द NCFTE, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। अब ये नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन जो होता है, ये होता है B.Ed, DLED और BTC M.Ed वालों के लिए होता है, जो कि टीचर के फील्ड में जाने हैं लोग, उन सबको कैसे तैयार करना है, उनके लिए टेक्निक्स नहीं आनी चाहिए, कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। जैसे अगर मैं एक कमीशन के बारे में आपको बताऊं, जैसे वो है जस्टिस वर्मा कमीशन, तो उसने सजेस्ट किया कि हर स्कूल के पास एक लेबोरेटरी जैसा हो, हर कॉलेज जो भी B.Ed कॉलेज है उसके पास एक लैब जैसी होनी चाहिए। लैब का मतलब जैसे साइंस वालों को साइंस लैब चाहिए होती है, फिजिक्स वालों को फिजिक्स लैब चाहिए होती है, मैथ्स वालों को मैथमेटिक्स लैब भी होती है। इसी तरह से B.Ed कॉलेज भी, क्योंकि प्रैक्टिकल कोर्स है, इनके पास भी एक लैब होनी चाहिए। तो बच्चों, टीचर B.Ed के लैब, बच्चों के लिए, B.Ed स्टूडेंट्स के लिए लैब क्या होगी बुशरा, बताओ। B.Ed स्टूडेंट के लिए लैब क्या होगी? सर प्रैक्टिकल वर्क। सर रिसोर्स रूम। नहीं, एक स्कूल होना चाहिए, उस कॉलेज से अटैच एक स्कूल होना क्लासरूम। चाहिए। हाँ, क्लासरूम मतलब उनके लिए एक स्कूल होना चाहिए जहाँ वो बच्चे अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकें, वो जहाँ पे अपने आप को फैमिलियर फील कर सकें, वो अपने आप को एक टीचर की तरह फील कर सकें, तो वो एक स्कूल होना चाहिए उनके लिए। तो ऐसा स्कूल, कॉलेज जो है कभी अब B.Ed कॉलेज नहीं हो सकता जहाँ पे उनका खुद का स्कूल ना हो साथ में। ओके, जैसे जामिया है तो जामिया के स्कूल्स हैं, अलीगढ़ है तो अलीगढ़ के स्कूल हैं, दिल्ली है तो दिल्ली के, जो भी है वो कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ में होंगे। तो आइसोलेटेड में कोई नहीं हो सकता। B.Ed 2 साल का नहीं हो, 1 साल का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। इसमें इंटर्नशिप भी होनी चाहिए और 6 महीने की कम से कम 100 क्लासेस, तकरीबन 6 महीने क्लासेस होनी चाहिए। रिव्यू होना चाहिए, पहले टीचर्स होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ सजेशंस ही गेस, तो उन सारे सजेशंस के ऊपर एक नई पॉलिसी की, मतलब उसी के बाद 2015 के बाद में B.Ed 2 साल का हो गया, और उसमें फिर स्कूल्स को साथ में ऐड करते रहे, जहां तक पॉसिबल होता रहा है, अभी तक होते जा रहे हैं। तो आइसोलेशन में नहीं होना चाहिए। अब फिर ये NCNEP ने भी उसको सजेस्ट किया है। तो फिर टीचर एजुकेशन कैसे तैयार होता है, फिर उसके लिए फ्रेमवर्क आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस आते हैं। हायर एजुकेशन में भी चेंजेस आते हैं। तो हर वक्त ये सर्किल चलता रहता है, पहले पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी के बाद NCF, NCFTE, NCFTE के बाद में फिर हायर एजुकेशन की कमीशंस बनेंगी, फिर चीज़ें होगी, फिर उसके बाद फिर उसमें कोई चेंजेस आते चले जाएंगे, दूसरे मतलब औरों को देखते हुए काम करते जाते हैं। हमने इसमें क्या है, जैसे NCF 2005 का मतलब क्या है पूरा, जैसे हमने कल बताया था। सर एक क्वेश्चन और था मेरा। हाँ बताए। सर प्रीवियस ईयर के पेपर में था एनसीएफ proposes the evaluation system should be based on marks शुड बी बेस्ड grade। ऑन, yes sir। ग्रेडिंग सिस्टम पे बेस्ड होना चाहिए। उसके बाद में आपके 2010 उसमें जो था, बाद में चेंजेस आते हैं कि ग्रेडिंग सिस्टम लागू करना पड़ा है बाद में। चेंजेस टाइम लगता है उसमें, लेकिन ये ग्रेड सिस्टम पे होना चाहिए, ताकि बच्चों के अंदर एक जो पहले था, आप लोगों को पता होगा, पहले मार्क्स आते थे तो एक ही बच्चा टॉप कर पाता था क्लास में। अब 10 पॉइंट CGPA आता है बहुत सारे बच्चों का, हाई yes स्कूल sir। के बच्चों तक, क्योंकि मेच्योरिटी कम होती है, बच्चे एक दूसरे में कंपटीशन ज़्यादा होता है। अगर एक बच्चे का 1 नंबर से पीछे रह जाता है तो फिर उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और कई बार इस केस में, सुसाइड केस में, डिप्रेशन और मेंटल प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इस वजह से उसको फिर बदलना पड़ा ग्रेडिंग सिस्टम में। अब 5-6 बच्चों के 10 पॉइंट आ जाते हैं, सबको लगता है हम टॉपर हैं, सबका फोटो लगता है फिर उसमें, तो वो बड़ा एक
इम्पोर्टेंट सा होता है ना कि जब जिसमें 9 पॉइंट सारे बच्चों के 10 पॉइंट सीजी पे लाने वाले बच्चों के जब फोटो लगे होते हैं तो उसमें उसका भी नाम होता है बराबर में। अब आगे पीछे हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसे नहीं होता कि ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो टॉपर वाला एक फीलिंग नहीं आ पाती थी उसमें पहले। ओके सर। तो ग्रेडिंग सिस्टम इसको हटाने की वजह से किया था एनसीएफ को। लर्निंग विदाउट बर्डन, तो बर्डन ना तो मेंटल होना चाहिए ना बैक का होना चाहिए। बर्डन कई तरह का होता है। अभी फैमिली बर्डन और है, फैमिली बर्डन अभी लोगों के बच्चों के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से माँ बाप का भी, जो बहुत सारे लोग हैं, आप लोग यहाँ पे तो इस सोसाइटी में हम लोग जहाँ पे हैं यहाँ तो बहुत कम है, लेकिन आप लोग इधर जा करके देखेंगे जुलैना साइड में, अगर हम लोग मैंने पढ़ाया जैसे, तो वहाँ पे माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा बच्चा टॉप करना चाहिए। माँ बाप की एक्सपेक्टेशन ओवर एक्सपेक्टेड पेरेंट्स हैं, तो उनको अपने बच्चे की काबिलियत, अपने बच्चे का डिफरेंस, अपने बच्चे की कोई चीज़ नहीं पता। उन्हें सिर्फ पता है कि बच्चा दूसरे वाले का बच्चा जो है वो टॉप कर रहा है और वो उसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं, उतने अच्छे नंबर्स आते हैं और हमारे के नहीं आ रहे हैं, हम जितना भी ट्यूशन पढ़ा ले रहे हैं। तो वो अपने बच्चे के डिफरेंसेस को नहीं समझ रहे हैं, उसकी एबिलिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं। तो ये प्रेशर है उनके दिमाग के ऊपर। कई बार बच्चे अभी, तो हर तरह की चीज़ें मेंटल हेल्थ को ध्यान में रख करके अब चीज़ें बनाई जाएंगी आगे चल करके, क्योंकि अभी इंडिया में मेंटल हेल्थ को भी फोकस नहीं कर रही है गवर्नमेंट भी, ना ही स्टूडेंट्स और ना ही टीचर्स, लेकिन आगे चल के इसको फेस करना पड़ेगा, बहुत सारे इशूज हो सकते हैं। तो एनसीएफ 2005 का फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट इसमें है कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट फॉर चिल्ड्रन। देखो इसमें ये था कि कॉमन डिस्कम्फर्ट ऑफ चिल्ड्रन इज, तो चिल्ड्रन को, बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी किस चीज से होती है? Heavy school bags. सर ऑल दी अबव। रास्ते में बहुत सारी होनी चाहिए, रास्ता बहुत बड़ा हो। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं, जिस गांव में, शहरों में यहाँ पे बस है या गाड़ी चली जा रहे हैं, बस से चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बसों में भी जो खास तौर से लड़कियों के लिए इसको कहें तो उनको मना कर दिया जाता है कि तुम रहने दो क्योंकि दूर तक जाना पड़ेगा, तुम नहीं जा पाओगी। मैं एक जनरली कह रहा हूँ, हर फैमिली नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक हमारा स्टीरियोटाइप बना हुआ है। और ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती भी है बसों में, रास्तों में दिक्कत होती है कई तरह की। तो दूसरी चीज इसमें ये होती है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट, बच्चों को डर भी लगता है। कई बार बच्चे इस वजह से डर के बैठ जाते थे कि उनको टीचर पिटाई करेगा, हुआ अगर गलत हो गया जरा सा तो आज बहुत बहुत ज्यादा पिटाई होगी, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और एक दो दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद फिर इस बात का डर रहता था कि मैंने कई दिन तक लगातार छुट्टी की है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और फिर जब कई दिन की छुट्टी हो जाती थी तो फिर ये होता था कि नाम स्कूल से काट दिया गया। तो एक पनिशमेंट जैसा जो होता है ना, इससे एक डिस्कम्फर्टेबल होता है, डिस्कम्फर्ट होता है, फिजिकल डिस्कम्फर्ट। और तीसरा था हैवी स्कूल बैग। तो इसमें तीन चीजों को आइडेंटिफाई किया, तीनों ही चीजें हैवी चीजें हैं, मतलब बच्चों के ऊपर एक कंधे पे ऑप्शन डी। हैवी बैग हो। तो इन तीनों में, तीनों ही ऑल ऑफ द एबव ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से बच्चों को फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता था। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस सर। टीचर एज पर 2005 इज अ, बताओ क्या होना चाहिए लीडर, अपने अपने हिसाब से बताएं। सर दो ही ऑप्शन है इसमें। बताइए ना, अपने आप से बताइए, कुछ भी हो सकता है। सर फैसिलिटेटर। Facilitator. Yes, sir. फैसिलिटेटर और बताइए। Sir, creator. नहीं, लीडर। लीडर। देखिए अभी आपने पूछा था ना फैसिलिटेटर, तो बॉस तो होना ही नहीं चाहिए, बॉस तो उसको अपने आप को समझना ही नहीं चाहिए। कभी भी टीचर जो है वो बॉस नहीं होता। और लीडर हो सकता है, लेकिन लीडर स्टूडेंट के लिए लीडर नहीं होता। लीडर की सिर्फ क्वालिटी होना अलग बात है। तो फैसिलिटेटर होना इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। वो स्टूडेंट को फैसिलिटेट कर सकता है। फैसिलिटेट मतलब हर चीज के बारे में बता सकता है कि कैसे आप इसको पढ़ेंगे। हाँ बताइए, कोई सवाल है आपका? अब इसमें बताइए क्वेश्चन नंबर 4। Several studies have shown that bilingual proficiency raise the level of,
आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपको अपने सवाल बताना है, मुझे बताइए, वैसे बताइए, लिख करके सेंड करिए। किसकी प्रॉब्लम है बताइए, जल्दी से मुझे सेंड करिए, मैं देख रहा हूँ आपके क्वेश्चंस को। सवाल किसी का है तो बताइए मुझे, मैं देखो पीछे वापस लौट के आऊँ उसमें। सेवरल स्टडीज हैव शोन दैट द बाइलिंगुअल, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? दो लैंग्वेज। सर 2 लैंग्वेज। टू लैंग्वेजेस। तो टू लैंग्वेज फॉर्मूला मतलब उसमें दो जुबान उसको आती हूँ। तो इससे किस चीज की ग्रोथ होती है? सी कॉग्निटिव ग्रोथ, सोशल टॉलरेंस, डाइवर्सिफाइड थिंकिंग। और डाइवर्सिफाइड थिंकिंग। डी। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग क्या होती है बताइए चलिए। सर हर तरीके से सोचना, एक ही मतलब लैंग्वेज को लेके नहीं सोचना। अगर उस दो लैंग्वेज आती है तो दोनों लैंग्वेज के बारे में वो सोच सकता है, समझ सकता है। और बताइए। एक ही लैंग्वेज को ज्यादा सुपीरियर नहीं समझना। हम्म नहीं समझ में आया क्या? एक लैंग्वेज से Sir, diversified thinking means different thoughts, क्यों? various types मेरी of मुझे thoughts. आवाज नहीं आ रही, कौन? जो भी तुम बोल रहे हो मुझे अब बताइए, कौन बोल रहे हो मुझे पहले तो ये बताइए, और फिर आवाज नहीं आ रही है मुझे। फजले अकबर, क्वेश्चन को जब तुम्हारे पीछे से आवाज ब्लर हो जाती है, जो भी है। देखो, several studies have shown that bilingual proficiency raise the level of cognitive growth, सोशल टॉलरेंस। और इस चीज़ों की अगर हम बात करें तो सोशल टॉलरेंस से कोई मुराद नहीं होती लैंग्वेज से। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग, इन तीनों ही चीज़ों में उसकी ज़रूरत होती है। मतलब सोशल टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? सामाजिक सहिष्णुता। हम जुबान सीख रहे हैं, जुबान सीखने के साथ साथ उसमें क्या क्या सीखना होता है। तो प्रोफेंसी ऑफ लेवल ऑफ, हमें किसी चीज़ में, तो हम एक दूसरे को समझ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो इसके भी सर कॉग्निटिव ग्रोथ का मतलब? कॉग्निटिव ग्रोथ का मतलब होता है जब अगर बच्चा इंग्लिश जानता है और उसको इंग्लिश ही में बताया जाए तो वो अच्छे से समझ सकता है। अगर हम उसको मतलब फॉर एग्जांपल आपकी यहाँ की जो लैंग्वेज है, मदर टंग क्या है? मदर टंग क्या है हमारी? हिंदी। हिंदी है, उर्दू है, मिक्स है। हिंदी। हिंदी उर्दू मिक्स होती है। अगर कोई टीचर आके साउथ इंडिया से आकर के या उससे साउथ इंडियन आकर के पढ़ाने लगता है और प्योर इंग्लिश में बात करता है उस बच्चे से, तो इज इट पॉसिबल दैट स्टूडेंट विल गेन वॉट एवर द एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स? जो टीचर्स ने लर्निंग आउटकम्स है वो उन बच्चों को बच्चा गेन कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके घर में भी हिंदी उर्दू बोला जाता है, उसके आस पड़ोस में भी हिंदी उर्दू बोली जाती है। उसको स्कूल जाते ही एकदम अजीब जैसा माहौल फील होगा जहाँ उसको कुछ नया समझ नहीं आ रहा है। उसका कॉग्निटिव मेंटेलिटी जो है वो उन चीज़ों को जानते हुए भी उन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा जो कि उसको खुद पता है। पता नहीं इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, वो इस चीज़ के ही कंफ्यूजन में रहा चलाएगा। तो अगर उसकी मादरी जुबान में उसको और उसकी खुद की प्रोफिशिएंसी उसको हो जाती है तो वो उन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकता है, तो उसकी कॉग्निटिव ग्रोथ भी होती है। सर कॉग्निटिव ग्रोथ स्कूल लेवल पे देखी जाती है या फिर ग्रेजुएशन लेवल पे? फिर ये कॉग्निटिव ग्रोथ अगर सिर्फ स्कूल लेवल पे देखी जाती है या फिर ग्रेजुएशन वो लेवल पे? जब स्कूल से अगर उसका फ्रस्ट्रेशन और स्कूल से उसकी ग्रोथ रुकती है तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है। वो अपने आप को डिस्कम्फर्ट फील करता है सोसाइटी में, उसमें एडजस्ट होने में भी। या तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे स्कूल में कुछ वर्ड सीख करके आकर के वो स्कूल में वो सारे बच्चों के साथ में अपने आप को एक अलग लेवल पे समझता है कि नहीं मैं तो इंग्लिश जानने लगा हूँ। या फिर वो हमेशा खामोश रहना लगता है कि रोजाना पता नहीं एक मेंटल टॉर्चर उसको फील होता है अगर उसकी लैंग्वेज उसको नहीं पढ़ाई जा रही है समझ में? तो सर ये तो एक मतलब कॉलेज लेवल में ऐसा नहीं होता है।
कॉलेज में नहीं, स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं। एनसीएफ अभी स्कूल लेवल पे भी है, अभी पहले Okay, प्राइमरी sir. स्कूल पे या प्राइमरी लेवल पे बात करें। अगर जहाँ से स्कूल में, कॉलेज लेवल पे भी बहुत इफेक्ट करता है। अब अगर बीएड कॉलेज में है, बीएड में अब जब हाई स्कूल करके आते हैं, +2 करके डायरेक्ट इंटर उसमें जामिया में या किसी में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं डीएलएड में, और फॉरन आपके सामने जो टीचर आते हैं और इंग्लिश टू इंग्लिश लेक्चर अगर करते हैं तो आपको हवाओं में उड़ जाएगा। तो या तो आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट इतना होगा कि आप लोगों को कई बार तो स्टूडेंट छोड़ के चले जाते हैं कि हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो ये रीज़न भी होता है, कॉलेज पे भी होता है। बीए वगैरह में आप एडमिशन ले लेते हैं हिंदी बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, किसी और बोर्ड से, लोग क्योंकि यहाँ पे बाइलिंगुअल चलता है तो यहाँ इस वजह से एडजस्ट हो जाता है। आप और दूसरी जगह पे दूसरी दुनिया जैसा फील होने लगता है कि ये हम कहाँ आ गए हैं। Question number 5. The aim of teaching English as per NCF 2005 is the creation of. किसकी वजह है? सर मल्टीलिंगुअलिज्म। Multilingual. Sir, multilingual. मल्टीलिंगुअलिज्म का मतलब क्या है? बहुत सारी लैंग्वेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। हिंदी और जो उसकी मेन लैंग्वेज होगी वो सिखाना। देखो मल्टी लैंग्वेजिज्म का क्या है, देखिए हमारी गवर्नमेंट ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसका नाम है, न्यू एजुकेशन नहीं है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका मकसद ये है कि हमें बाईलिंगुअल नहीं, लिंगुअल, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला रखा गया है। इसमें अगर एक बच्चे को कम से कम 3 लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। अब उसमें किसी चीज़ की फोर्स नहीं है। पहले ये था कि हिंदी तो आपको सबको पढ़नी ही पड़ेगी, चाहे वो साउथ इंडिया के हैं चाहे नॉर्थ ईस्ट के हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज नॉट, मतलब इवेल्युएशन करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, बच्चे को डर के मतलब डरते हुए पढ़ना। टू लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर, बच्चों को ये उसके ऊपर भी लगाना कि तुम बेकार हो, तुम अच्छे हो। टू आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन हु नीड रेमेडिएशन, ये पता लगाने के लिए कि किस बच्चे को क्या जरूरत है, उसको क्या रेमेडी की जरूरत है, या ऑल ऑफ अबव। सर सी। डी। सी। सर डी। अच्छा, बच्चों को डरा के रखा जाएगा क्या, या बच्चों को इसलिए लगा के कि आपको उसके ऊपर लगा के रखेंगे कि देखो ये बच्चा बिल्कुल बेकार है, इसको कुछ नहीं आता एग्जाम लेने के बाद में, ये मकसद है हमारा? सर ऑल दिया। नो सर। इसका मतलब सिर्फ ये है तो कि B। सी इज अ करेक्ट आंसर। मैं इसको बता रहा हूँ, सुन तो लिया करिए, कम से कम हिंदी में भी तो बता रहा हूँ मैं। द पर्पज ऑफ इवेल्युएशन इज नॉट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेट, बच्चा डरते हुए पढ़े, ये उसके अंडर में है। या लेवल ऑफ चिल्ड्रन इज स्लो लर्नर, किसी बच्चे के ऊपर ये लेबल लगा देना कि बच्चा पढ़ने में बहुत स्लो है या पढ़ने में बहुत बेकार है, इस तरह का। टू आइडेंटिफाई चाइल्ड हु नीड रेमेडिएशन, ये बच्चों का पता लगाना कि किन बच्चों को रेमेडी की जरूरत है, मतलब जिन बच्चों को और अलग से मेहनत की जरूरत है, या ऑल ऑफ अबव। इसमें अब बताइए, अब सर किसमें? सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज हमें ये पता करना होता है कि कौन से बच्चों को जरूरत है कि क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन में नॉट दिया हुआ है। ओह सॉरी, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट, सॉरी, द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज होना चाहिए था मुझे। सर बी यस होगा सर, फिर। नॉट अगर सर डी भी नहीं हो सकता क्योंकि सी ऑप्शन भी करेक्ट है, तो अब सही है। सी भी ऑप्शन हो सकता है। आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमेडिएशन, सॉरी। हाँ, अब इसको बताइए एमएलएल क्या है? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। मैक्सिमम लेवल ऑफ एनपीई के Minimum अंडर level of- आया था।
NEP के अंदर आया था, इसमें क्या होता है, क्या मकसद है इसका, बताइए चलिए मुझे, क्या मकसद है इसका? मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब हम एक 5वीं क्लास के बच्चे से या पहली क्लास के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करके रखते हैं कि इसको ये चीज़ तो आ जानी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग हैं 5th क्लास में आते हैं, 5th क्लास में आने के बाद में एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग होता है कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन मैथमेटिक्स में होता है। साइंस में हमें बेसिक साइंस पता होनी चाहिए, हमें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि मौसम के बारे में पता होना चाहिए, फसलों, मतलब जो भी एक लेवल होता है ना, कि हमने हिंदी इंग्लिश पढ़ना आना चाहिए, एटलीस्ट अल्फ़ाबेट के साथ साथ हमें वो पढ़ना आना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब हम उसको ABCD ही नहीं आती हैं, वो तो बात बहुत ही नीचे हो जाएगा, लेकिन हमें जैसे मिनिमम लेवल ऑफ वर्ड्स को जोड़ करके वो सेंटेंस को पढ़ सके, इतना लेवल होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब उसको आना चाहिए मैथमेटिक्स में, तो ये मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग है। तो NCF से पहले अभी 2017 में एक सर्वे होता है जिसको बोलते हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वे। आप इसकी रिपोर्ट चेक करेंगे आज, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। समझ में आया क्या बोला मैंने? यस। नेशनल अचीवमेंट सर्वे, और एक होता है स्टेट अचीवमेंट सर्वे। तो आप उसमें देख सकते हैं कि दिल्ली गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, स्टेट नेशनल गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की। उसमें ये था कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इवन 60% ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर नॉट able to solve the questions of third class, those who have completed if their primary level of education। जो बच्चे 5वीं क्लास पास कर चुके हैं उनको तीसरी क्लास के बच्चों तक नहीं आते हैं करना सॉल्व, और जो 8वीं क्लास में बच्चे पास कर चुके हैं, जो 9वीं क्लास में आए हैं, उन बच्चों को 6ठी क्लास तक के बच्चों के क्वेश्चंस नहीं आते करना। तो वो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को भी अचीव नहीं कर पाए हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि हम उनको आगे बढ़ाते रहें? तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात इस वजह से आती है, और उस चीज को बड़ा फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ये पूरी चीजों को मैं डिस्कस इसलिए करते जा रहा हूँ कि मिनिमम और मैक्सिमम, तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब ये है कि कम से कम हमारा जो सिलेबस होता है उस सिलेबस का कुछ पोर्शन, तो मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग का मतलब भी यहाँ से आता है कि 33% जो पास करने का मार्क्स है ना, इतनी लर्निंग आपके अंदर हो जानी चाहिए कि आप 33% मार्क्स लेकर आ जाए। अगर इससे नीचे चले जाते हैं, 1/3 भी आपको नहीं आता है, यू आर नॉट एबल टू बी प्रमोटेड इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन गवर्नमेंट की न्यू एजुकेशन, हमने अभी पिछली क्लास में बताया था कि जब RT एक्ट लागू हो गया तो किसी बच्चे को से नीचे के बच्चे को हम पास फेल नहीं कर सकते। जब फेल नहीं कर सकते तो बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया, और बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया तो फिर हमारा नेशनल अचीवमेंट सर्वे की बताता है कि रिपोर्ट की हमारी हालात बहुत खराब होते चले गए। तो इन हालात को सुधारने के लिए फिर नई चीजें आएंगी, नया तरीका अपनाया जाएगा, वो नया न्यू एजुकेशन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू है। उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की बात कही गई है। अब इससे रिलेटेड कोई सवाल? एक नेशनल अचीवमेंट सर्वे बताया था, एक और क्या था? क्या? स्टेट अचीवमेंट सर्वे। अभी आपने एक नेशनल था और एक और समझ में नहीं आ रहा। स्टेट आपने अभी कहा है अचीवमेंट सर्वे। नेशनल सर्वे और अचीवमेंट स्टेट। सर्वे एंड एक 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 ओके थैंक यू लिख करके सेंड करिए, अगर समझ में नहीं आ पा रहा है मुझे तो बताइए क्या। सर। आ गया, उन्होंने बता दिया दिशा ने। NCF 2005 says the children do not fail, they indicate the failure of school। किसकी फेलियर होती है वो?
आप इसमें ही बताइए। चलिए, तो ये किसी के लिए क्वेश्चन नहीं है, इसमें ये क्वेश्चन आने वाला भी नहीं है। आप ऐसे ही बताइए कि किसकी फेलियर होती है, स्कूल की, टीचर्स की, सिस्टम की, मैथ टीचिंग मेथड्स की, एजुकेशन पॉलिसी की, किस चीज़ की कमी होती है? सर स्टूडेंट स्कूल की। की। सर स्कूल की। स्कूल्स की नहीं होती। देखो सर ओवरऑल स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट की नहीं हो। अब हम इस चीज को बिल्कुल भूल जाइएगा। देखो कभी भी अब स्कूल स्टूडेंट पे आप बिल्कुल दोष नहीं रख सकते। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सर तो बिल्कुल टीचर्स। वैसे टीचर का है मैं इसका अब आंसर, बट जो अब मैं अकॉर्डिंग टू बात मी कर रहा हूँ, स्टूडेंट। अब मैं जो बात कर रहा हूँ उस चीज सर पे ध्यान स्कूल रखें। देखो पढ़ने में आपकी आपकी पर्सनल थॉट्स क्या कहते हैं वो बात ठीक है, मैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन अब जो स्कूल में स्टूडेंट के हिसाब से नहीं पढ़ना है, आपको अपने हिसाब से नहीं सीखना है, आपको पढ़ना है पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट की जरा भी गलती नहीं हो सकती। आपकी गलती है, आपका मेथड ठीक नहीं है, आपके स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, आपके स्कूल की पॉलिसी ठीक नहीं है, आपका स्कूल का मेथड, तो व्हाट एवर द प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आप ही की है। बच्चे के हमें इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं पढ़ना। पहले हम कहते थे ना कि बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंस पढ़ना है, हमें इंडिविजुअल लर्निंग पढ़ना है कि बच्चा सीखेगा कैसे। नहीं, हमने बच्चों की इंडिविजुअल मेथड्स पढ़ना है कि वो बच्चा किस मेथड से सीखेगा, वो मेथड से क्यों नहीं सिखाते उसको। तो यहाँ पे दोनों में इसमें आगे देखेंगे। एलिमिनेट द टर्मिनोलॉजी ऑफ पास फेल इंडिकेट लैक ऑफ एडिक्वेट। हमने पास और फेल लिखना छोड़ दिया। हम इसमें क्या लिखेंगे, लैक ऑफ एडिक्वेट। बच्चे के लिए हमने लिखा बच्चा फेल हो गया, तो फेल होना उसके लिए एकदम से लग रहा है कि फेल, अब तो फेल, या पास हो गया। सर तो नॉलेज। नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज, उसको नॉलेज नहीं है। और बताइए क्या है? सर प्रोफिशिएंसी। देखो हम उसमें कहते हैं कि उसको प्रोफिशिएंसी नहीं आ पाई है। आप अगर कहीं इंटरव्यू में बाहर कर दिए जाते हैं तो आपके अंदर प्रोफिशिएंसी नहीं है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी। तो इनसे पता ये चलता है कि लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी, इनको टिक करते रहना। मैं इसको सेंड कर दूंगा आप लोगों को, और इनको टिक करके याद कर लेना कि अगर एनसीआर से क्वेश्चन, एक्सपेक्ट क्वेश्चन है, मिनिमम एक दो क्वेश्चन तो हो सकता है कि अगर आते हैं तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं से रिलेटेड हो सकता है। इसमें होता है प्रोफिशिएंसी, हम उसको लिख सकते हैं कि द स्टूडेंट इंडिकेट लैक ऑफ प्रोफिशिएंसी, सो दिस इज नॉट प्रमोटेड द नेक्स्ट क्लास। अगर स्कूल में हमने लिखा कि बच्चा फेल हो गया, इसे नई क्लास में नहीं जाना जाएगा, तो मतलब बात कर रहे हैं, बढ़ाना आगे नहीं है हमने, लेकिन हमने इसको बोला किस तरह से कि लैंग्वेज के बदलने से। कहते हैं ना कि लैंग्वेज बड़ा इंपॉर्टेंस है उसका। तो इंपॉर्टेंस यहाँ आता है कि हमने बोला कि एलिमिनेशन ऑफ द टर्मिनोलॉजी पास और फेल, this is proficiency in this given assignment or in this given syllabus or curriculum, so this is promoted to the next class, he or she is promoted to the next class. But in case of student is not getting the proficiency, adequate proficiency, he or she is not promoted to the next class. तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, indicate lack of proficiency, बच्चे के अंदर ये प्रोफिशिएंसी नहीं आ पाई, इसलिए हम उसको आगे नहीं ले जा सकते सेकंड राउंड में। या हम जैसे कहते हैं ना कि आपके अंदर वो प्रोफिशिएंसी नहीं है जो कि आप सेकंड राउंड में जा सके। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मेल प्रैक्टिसेस। हाँ बताएं। मेल प्रैक्टिसेस एक एक करके बोल लीजिए ना, जब मैं चुप हो जाता हूँ तब तो बोलिए, कम से कम बोलिए अब जल्दी से। नहीं सर, कुछ भी नहीं। Malpractices in examination can be avoided by keeping invigilator from own school only, सिर्फ अपने स्कूल्स का है, अदर स्कूल्स का होना चाहिए, बोथ स्कूल होना चाहिए, बोथ, नन ऑफ द अबव। आपके हिसाब से कहाँ के होने चाहिए? दो इन्विजिलेटर हैं आपकी क्लास में, एग्जाम हो रहा है, तो कहाँ का होना चाहिए? दोनों अपने स्कूल के होने चाहिए, दूसरे स्कूल का होना चाहिए, स्कूल। या एक अपने स्कूल का एक दूसरे स्कूल का? सर सी। बताइए। सर सी। सर और बी अगर एक अदर ही रखा स्कूल। जाए तो?
ताकि अपने स्कूल का होता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बायसनेस आ जाती है, यार हमारे स्कूल का ही तो रिजल्ट है, ठीक हो जाएगा, करा देते हैं थोड़ी सी नकल, ऐसे होता है ना। सर Who recommended that in service courses and refresher courses should be related to the specific need of the teachers? Who recommended? Who recommended? किसने सजेस्ट किया, रिकमेंड किया कि जो इन सर्विस टीचर्स के जो रिफ्रेशर कोर्सेज हैं शुड बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड ऑफ द टीचर्स, बच्चों की टीचर्स की स्पेसिफिक नीड से रिलेट होने चाहिए। बताएं। सर क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार। हु रिकमेंडेड, किसने ये रिकमेंड किया कि स्कूल इन सर्विस कोर्सेज, जो इन सर्विस कोर्स होते हैं, जो टीचर काम कर रहे हैं और टीचर्स ऑलरेडी टीचर्स है, गवर्नमेंट स्कूल में है या प्राइवेट स्कूल में है, उनके जो रिफ्रेशर कोर्स होते हैं, मतलब उनको जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है या नई कोई चीज़ तकनीक आती है तो उनके लिए रिफ्रेश कोर्स कराया जाता है 6 महीने का, 3 महीने का, ताकि वो उन चीज़ों से मैच कर सकें और फिर अपने बच्चों को उन्हीं तरह से पढ़ा सकें, ताकि जिस तरह की टेक्नोलॉजी चल रही है तो शुड बी रिलेटेड टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द टीचर्स। जो उनकी स्पेसिफिक नीड्स हैं, जो कि ज़रूरत आने वाले टाइम की ज़रूरत है या ज़माने की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये किसने सजेस्ट किया था? सर ए। अंदाजा लगाया है या ऐसे ही किया, बता रहे? सर अंदाजा। सर अंदाजा इसका लगा, आचार्य रामा, पढ़ा नहीं है ये वाला कभी। सर डी। आचार्य रामामूर्ति, हाँ आचार्य रामामूर्ति रिव्यू कमेटी, इन्होंने इस चीज़ को रिव्यू किया और उन्होंने इस चीज़ का बताया कि जो टीचर्स के रिफ्रेशर कोर्सेज हैं उनको बदलते रहना चाहिए और रिफ्रेश उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनके रिफ्रेशर कोर्स होते जाने चाहिए। A teacher should understand the children within. टीचर्स को समझना चाहिए all of the above. यस सर डी। अब ये बताओ उसको सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या है, सोशल कॉन्टेक्स्ट में समझने से क्या मुराद है? आपने बोल तो दिया लेकिन रीजन भी तो बताना पड़ेगा ना क्या सर, सोशल। सर मतलब हर कॉन्टेक्स्ट में, कल्चर हो या सोशल, जिस बैकग्राउंड से वो सोशल में आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से भी, और कल्चर में जिस बैकग्राउंड से आ रहा, पॉलिटिकल को, मतलब हर कॉन्टेक्स्ट से उसको समझना चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम किस सोशल बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी सोसाइटी कैसी है, कि मुस्लिम एरिया में रहते हैं, हिंदू एरिया में रहते हैं, सिखों के बीच में रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं, कैसा हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी मतलब अपर क्लास में है, मिडिल क्लास में है, अपर मिडिल क्लास में है, लोअर मिडिल क्लास में है, एलीट क्लास में है, रूरल एरियाज में है, पुअर एरिया में है, बिलो पुअर्टी लाइन में है, तो कहाँ से हमारा बिलोंग करते हैं, ये सारे सोशल कॉन्टेक्ट होते हैं। फाइनेंशियली सोशल बैकग्राउंड भी बताया हमने और रिलीजियस और कम्युनिटी कास्ट एंड बेस पे बताया। फिर कल्चर आती है कि रिलीजियस क्या है, कैसे लोग रहते हैं, लैंग्वेज क्या है, उनके प्रोग्राम्स क्या, कौन से त्यौहार कौन कौन से हैं, फेस्टिवल कौन कौन से हैं। पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि किस पॉलिटिकल उसमें है, क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी समझना ज़रूरी होता है आज के दौर में। इस हिसाब से, आज के दौर के हिसाब से तो बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है उसके खिलाफ कुछ भी बोलते हैं एज ए टीचर, बच्चे शिकायत कर देते हैं, तो बच्चों की शिकायत के बाद में पेरेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं और हाय हाय के नारे लगे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स को भी सोचनी पड़ती हैं कि आजकल जिसकी सत्ता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें बात भी करनी होती है, तो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट भी समझना पड़ता है। ऑल ऑफ अबव। Educational technology should be reviewed. All educational technology should be viewed as supplement, substitute, all in all, none of above. हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से? खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद में अगर स्वीट मीठे में अगर कुछ मिलता है तो किस तरह पे देखा जाए? सब्स्टिट्यूट होना चाहिए कि आधा खाना खा लिया आधा मीठा खा लो,
या खाना पूरा खाना खा लिया, या फिर उसकी तरफ पे थोड़ा सा चलो मीठा साथ में खा लेते हैं, या फिर ऐसा है कि सारा मीठा ही खाना होगा, खाना कुछ और नहीं मिलेगा, और सप्लीमेंट। या फिर सर बस सप्लीमेंट। यही। समझ में आ गया ना? तो टेक्नोलॉजी भी ऐसा Yes, है sir. कि पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद में साथ में इस्तेमाल करते जाएं तो ठीक है। जैसे खाने के साथ सलाद होता है ना, सलाद होता है, उसी तरह का इस्तेमाल करके लेके चलेंगे। खाना खाते खाते कभी भी बीच में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि या तो ये खाइए या ये खाइए, आपके पास दो ही ऑप्शन है। समझ में आया? यस सर। तो ये वर्ड मीनिंग्स जो होते हैं ना, इन वर्ड मीनिंग्स को भी पढ़ के एक बार इनका पूरा मतलब समझ लिया करिए ना। वर्ड मीनिंग्स मुझे ना कहना पड़े, इन चीज़ों को जो क्वेश्चन में या हम पढ़ाते हैं उसमें अपने आप से जो वर्ड आते हैं ना, टफ वर्ड्स जो होते हैं। इंग्लिश सीखने का एक तरीका ये भी है कि आप जो वर्ड आते हैं, टफ वर्ड्स होते हैं, उनको पहले देख के जाइए। आप तो सबके पास फ़ोन है, उसमें फ़ौरन सर्च करिए, उसका कॉन्टेक्स्ट में जाइए, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या मतलब होता है, उस चीज़ को समझिए। एंड देन दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। आप कम से कम एजुकेशन से रिलेटेड, आप अपनी लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। हाँ, इसको बोलते हैं Convention on the Right of Child says that the partnership strengths such as school community, school teachers, children schools। सबसे ज्यादा कन्वेंशन ऑफ राइट, चाइल्ड राइट्स में सबसे पहले क्या है? स्कूल और कम्युनिटी इकट्ठा बहुत अच्छे से काम करना चाहिए, उनका एक बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होनी चाहिए, बॉन्डिंग होनी चाहिए। बच्चों की और टीचर्स की, स्कूल और टीचर्स के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। वो उसको अपने बहुत, मतलब ऐसे नहीं होता है कि स्कूल मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, बस हम तो पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, हमें तो ना तो यहाँ के बच्चे पसंद है, ना कि यहाँ की सोसाइटी पसंद है, बस हम तो यहाँ पे इस वजह से पढ़ा रहे हैं क्योंकि सरकार मानती नहीं, हमारा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। ऐसे बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जो कि यहाँ पे पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं, आपके एरिया में नहीं पढ़ाना चाह रहे। कुछ ऐसे हैं जो आपके एरिया में आने चाह रहे हैं, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है। या फिर टीचर और चिल्ड्रन के बीच में बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, या फिर सभी ऐसी सारी चीज़ों के बीच में अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। सर डी। और सभी चीजें। इसमें क्या होता है कि हम अगर इसमें देखें तो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमें होनी चाहिए। ठीक है, यस सर। समझते रहना और पूछते रहना क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चंस अपने आप से क्वेश्चंस बनाने तो बात की बात है, लेकिन अपने आप में इसमें भी देख सकते हो। डिसेबिलिटी इज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड accept it, reject it, avoid it, none of above। एक्सेप्ट। क्योंकि कुदरती वो चीज़ें हैं, हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि डिसेबिलिटी है तो ये तो बिल्कुल बेकार है, इस चीज़ को हम किसी भी बच्चे को, या फिर हम उसको सोसाइटी से अलग कर दें। अदर स्टूडेंट्स और अ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, विद स्पेशल नीड्स, अब उसको डिसेबिलिटी नहीं बोलते, स्पेशल नीड्स बोलते हैं। ठीक है, तो वी शुड थिंक अबाउट, वी शुड नॉट रिजेक्ट इट। हमें उसको ये नहीं करना है कि हाँ रिजेक्ट करके नहीं, अब तुम नहीं पढ़ पाओगे, या उसको अलग एक तरफ से हम उसके सवाल भी नहीं कर रहे हैं, उससे जवाब भी नहीं ले रहे हैं उसके, तो उसको रिजेक्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना है उसको, उसकी एबिलिटीज़ को उसको समझना है। देन एंड दिस इज द नीड ऑफ द टीचर्स टू अंडरस्टैंड द डिसेबिलिटी एंड एक्सेप्ट इट। Craft should be taught as subject, project, classroom exercise, all of above। सर प्रोजेक्ट। मोस्ट ऑफ दैट क्लासरूम, देखो सब्जेक्ट के तौर पे क्राफ्ट को नहीं समझाया जा सकता, एक प्रोजेक्ट के देने पे, लर्निंग बाय डूइंग होना होता है, उनको कराया जाना चाहिए, उन्हें प्रोजेक्ट दिया जाना चाहिए। अब प्रोजेक्ट दो तरह का होता है, एक मार्केट में मिलता है और एक खुद से कराया जाता है। तो वो खुद से कराने वाला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने, पैसे जो टीचर्स हैं, चाहे बच्चों को प्रोजेक्ट इतना हैवी ना होना चाहिए ताकि बच्चे खुद ना कर पाए उसको, या तो पेरेंट्स की शिकायत, पेरेंट्स से हेल्प लेनी पड़े, या पेरेंट्स नहीं करते हैं तो उनको मार्केट से ना खरीदना पड़े। कई बार मार्केट से खरीद के प्रोजेक्ट करना पड़ता है, तो ऐसा भी ना हो। NCF 2005 recommend that 25 to 40% of the questions should be
कैसे होने चाहिए? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, नन ऑफ द अबव। सर ऑब्जेक्टिव शायद सी। सी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ना। सर। क्योंकि इसमें 40% क्वेश्चन जो होने चाहिए वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होने चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। छोटे क्वेश्चन होने चाहिए मैक्सिमम, मिनी ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 40% तक। अब उसमें शॉर्ट आंसर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इंक्लूड, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, और एक वर्ड आंसर भी हो सकता है, वन लाइन आंसर्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे पता चलता है बच्चा जो लर्निंग करता है। अब जो नया CBSE का जो नया रूल आया है उसके अकॉर्डिंग तो ये है कि अब जो एग्ज़ाम होगा बोर्ड का, हाई स्कूल का और 12th क्लास का, वो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे उसमें। अब उससे मार्क्स इकट्ठा करने पड़ेंगे। दोज हु हैव क्वालिफाइड दिस ईयर उनके लिए अच्छा था, लेकिन अगली बार दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। NCF 2005 state that NCF 2005 state that the board should conduct re-examinations immediately after 1 month, after 2 months, none of the above। कब कराना चाहिए उसको? जैसे एग्जाम, बच्चा कोई फेल हो गया तो री एग्जाम कराना है उसका, तो कब कराना चाहिए? इमीडिएटली, मतलब जल्दी से जल्दी, जब तक हो सके। इसका Immediate. मतलब ये होता है कि बच्चों को कहीं एडमिशन की वजह से, मतलब री एग्जाम हुआ, उसका रिजल्ट आने में, एग्जाम होने में 2-3 महीने लग गए, उसका एडमिशन नहीं हो पाया, तो मतलब साल तो फिर भी खराब हो गई, फिर किस फायदे का? इसलिए बेहतर ये होता है कि इमीडिएटली जैसे रिजल्ट आता है उसके अंदर 7 दिन का टाइम मिले, आपको कॉपी एडमिट करनी है, सबमिट करनी है कि भाई आपने क्यों एग्जाम हमारा फेल हो गया है। विद इन 7 days यू हैव टू सबमिट योर प्रॉब्लम्स, और देन आपको एग्जाम मिल जाता है। 15 दिन के बाद एग्जाम मिल जाता है, उसके 10 दिन बाद एग्जाम रिजल्ट आ जाता है। विद इन मंथ एवरीथिंग इज क्लियर। सर सर अगर हाँ, किसी की कंपार्ट आती है तो 1 मंथ या 2 मंथ बाद एग्जाम। कंपार्टमेंट के ही लिए तो होता है री एग्जाम। ऐसा तो है नहीं कि कोई री एग्जाम वो देगा जिसका टॉपर हो गया। री एग्जाम उसी के लिए होता है जैसे किसी की परसेंटेज कम रह गई है या फिर किसी की कंपार्टमेंट आती है, कंपार्ट आ जाती है, तो तो सर उसको इतनी जल्दी फौरन। अगर एग्जाम, सर अगर इतनी जल्दी एग्जाम होगा तो बच्चा और कैसे करेगा? ऐसा तो है नहीं कि फेल रिजल्ट हो पर आने से पहले, अगर उसको पता तो होगा ना कम से कम इतना जल्द। अब इतना, फिर जब उसके अंदर कॉम्पिटेंसीज नहीं है, हो सकता है कि बाई चांस एग्जाम होने की वजह से, जैसे मान लो आप लोगों का एग्जाम है, आपको जाते वक्त में कई बार ऐसी कोई दिक्कत आ गई रास्ते में या कोई परेशानी इकट्ठा हो गई जिसकी वजह से आपका एग्जाम मेंटली डिस्टर्बेंस हो गया है, घर में कुछ बात हो गई, आपकी तैयारी बहुत अच्छी थी, कुछ डेथ हो जाती है, किसी कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, आप एग्जाम अच्छे से नहीं दे पाए, आपकी बैक आ जाती है, उस बैक का एग्जाम का फौरन, आपकी तैयारी है तभी आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। आपको पता है अपनी कॉम्पिटेंसीज कितनी अच्छी है हमारे अंदर। अगर आपको, और पहले ही रिजल्ट आने में कम से कम 1 से 1.5 महीना मिलता है, उसको पता होगा कि हमारा रिजल्ट कैसे आने वाला है। कम से कम स्टूडेंट अपने आप को इतना तो इवेल्युएट कर सकते हैं ना कि हमारा रिजल्ट कैसे आने वाला है। तो उसके बाद आप अपनी तैयारी इसमें जुट जाइए। एग्जाम के बाद में, एग्जाम के बाद जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट आता है, आपको पता है कि भाई मेरे मार्क्स कम आने वाले हैं या फेल हो जाऊंगा मैं सब्जेक्ट में, तो फौरन जैसे एग्जाम के 7 दिन तक का टाइम मिलता है, 15 दिन का टाइम मिलता है, आप उसके लिए अप्लाई करें, और दोबारा से 15 दिन बाद एग्जाम होगा, महीने भर बाद एग्जाम होगा, उसका 5 दिन में 6 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और आप उसको फौरन आप अपना पता कर सकते हो, और एडमिशन से नहीं चूकेंगे कहीं, कम से कम एटलीस्ट प्राइवेट में तो कहीं एडमिशन ले सकते हैं। यस सर। प्राइवेट में भी, गवर्नमेंट में भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फॉर्म भर के छोड़ देते हैं। जामिया में भी इस तरह का होता रहता है कि अगर आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। नेशनल स्टीयरिंग कमेटी क्या था ये? सर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल। क्या है ये स्टीयरिंग कमेटी? ये हाई लेवल मीटिंग होती है, इसमें यशपाल, प्रोफेसर यशपाल यूजीसी के चेयरमैन भी रहे हैं, और इनका रिकमेंडेशन था कि हाई लेवल मीटिंग थी। उसका हाई लेवल मतलब इसमें हाई एडवाइजर्स होते हैं, एजुकेशनल एडवाइजर्स। उन्होंने किस चीज़ पे, तो स्टीयरिंग कमेटी के चेयरमैन जो थे वो थे चेयरपर्सन यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। आप इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। NCF drawn attention of their curriculum areas such as art education and heritage craft, health and physical education, peace education, all of above. सर बी।
सर ऑल ऑफ अबव। उसने सारी चीजों की तरफ सर फोकस ऑल ऑफ किया। अबव। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ CRC। CRC का मतलब क्या है? सर डोंट नो। Right to organization. क्या है इसका मतलब, बताइए। सर CRC क्या है ये? साइक्लिक नहीं। So cluster resource centers. नहीं, हर चीज का एक पर्सपेक्टिव होता है, किस पर्सपेक्टिव में आप पढ़ रहे हैं इस चीज को। CRC का मतलब होता है इसमें कन्वेंशंस ऑफ राइट ऑफ चाइल्ड, बच्चों के अधिकार। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ CRC इज टू राइट्स ऑफ टू पार्टिसिपेट। या इसमें जो भी चीजें आई हैं NCF में आता है, इसमें तो कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। सर ऑल ऑफ द अबव हो सकता है। बच्चों के जो राइट्स हैं उनके बारे में ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे NGOs वगैरह हैं, उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे तो सर चाइल्ड ऑफ कन्वेंशन ऑफ कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ Convention द on चाइल्ड। rights on child. सर आप क्या बता रहे थे? कन्वेंशन ऑफ राइट्स। कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड, द राइट ऑफ द चाइल्ड। ऑल ऑफ अबव। Major shift in education is from teacher centric to, हमने सर पढ़ा है। लर्नर सेंट्रिक। Learner center. क्या लर्नर मतलब, सेंटर। क्या मतलब होता है इसका? सर लर्नर सेंटर का मतलब होता है लर्नर पे फोकस करके पढ़ाना। माइक बंद कर लिया करें पीछे से। इसका मतलब होता है कि टू मेजर शिफ्ट इज द एजुकेशन द फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक। मीन्स इट मीन्स कि जो बच्चे हैं, हमारा फोकस जो है वो बच्चों की तरफ होना चाहिए, कि बच्चे कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, बच्चे कैसे सीख रहे हैं, बच्चे कैसे सीखेंगे। दैट इज ऑल अबाउट। बीच में तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। NCF recommends the total homework time for 10th and 12th सर 2 students। hours a day। 2 hours a day. 2 hours, 2 घंटे का मतलब बच्चों को 2 घंटे कम से कम से ज्यादा का होमवर्क नहीं होना चाहिए।
ऐसा ना हो कि मतलब आपने पूरा 6 घंटे का होमवर्क दे रखा है, होमवर्क किए जा रहे हैं बच्चे, ना पढ़ पा रहे हैं ना याद कर पा रहे हैं। समझ में तो बताने की तो उसमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्रिटिकल पेडागोजी फैसिलिटेट कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग थ्रू। किस तरह के क्वेश्चन होने चाहिए? ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन। ओपन डिस्कशन से मतलब होता है कि हम बच्चों को आज़ादी देते हैं, जैसे हम लोग आपस में कर रहे हैं इस वक्त, हम लोगों का ओपन डिस्कशन है। आपके व्यूज मैं समझ रहा हूँ, आप लोग अगर मुझे कई बार चीजें नहीं आ रही हैं तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, एंड आई विल एक्सेप्ट इफ आई एम रॉन्ग। आप अगर उसका कोई चीज बताते हैं कि सर इस वजह से आपका गलत है, तो देन आई विल एक्सेप्ट इट। तो ये होता है ओपन डिस्कशन। और आप उसमें रीजन पूछ सकते हैं कि सर ये ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा करेंगे तो वैसे भी हो सकता है, कुछ भी रीजन आप उसके बारे में सोचिए, नया चीज पूछिए। तो ये होता है ओपन डिस्कशन। एक होता है कि सिर्फ मैं बोलूंगा, आपको सुनना पड़ेगा, वॉट एवर आई एम सेइंग दैट इज ट्रू। ये ओपन डिस्कशन हो जाता है। वो क्लोज डिस्कशन, सिर्फ एक वन वे कम्युनिकेशन हो जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि एनसीएफ से रिलेटेड हो, ये कहीं भी टीचिंग एप्टीट्यूड से भी रिलेटेड है। ठीक है। That stress related problem of the student can be removed through teaching, guidance and counseling. गाइडेंस एंड काउंसलिंग। Guidance and counseling. बाकी लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? देखो दो ही लोगों की आवाज आ रही है मुझे बार बार। यस तो सर आ रहा है। देखो इसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग से बच्चों की जो स्ट्रेस और प्रॉब्लम होती है कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कमेंट हमारा प्रॉब्लम हो गई है, मार्क्स कम आ रहे हैं, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, कैसी भी तरह की काउंसलिंग करानी है उनकी, इंडिविजुअल काउंसलिंग हो सकती है, ग्रुप काउंसलिंग हो सकती है, मेंटल काउंसलिंग, और जो भी किसी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। द लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग आर सर ऑल ऑफ द अबव। कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंशन, रेफरेंसेस, एपिस्टेमिक, ये तीनों ही होते हैं। सर ऑल ऑफ हमने चारों बता दिए थे। रेफरेंसेस भी होने चाहिए, लेयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सारी चीज़ों को रेफरेंस भी समझना चाहिए, एपिस्टेमिक उसके पीछे की वजह भी बतानी चाहिए और उसको उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। जैसे अभी हमने सीआरसी का मतलब बताया, तो कॉम्प्रहेंशन मतलब किस उसमें पूछ रहे हैं, एनसीएफ के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं, क्या मतलब है इसका, आया समझ में? सीआरसी के तो 50 वर्ड मीनिंग होंगे, 50 उसकी एब्रीविएशन होकर चीज़ों का सीआरसी बनाया जा सकता है, लेकिन सीआरसी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनसीएफ क्या है उस चीज़ को समझना है, उसके रेफरेंसेस क्या हैं, ये सब चीज़ें समझना होता है। हाँ अरीशा, तुमने जो क्वेश्चन पूछा था इसमें है एनसीईआरटी रिव्यू द एनसीएफ। देखो इसमें एनसीएफएसई लिखा हुआ है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। सर मैं यही कह रही थी। तो इसको बोला जाता है लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चों का बैग हल्का होना चाहिए, बस इतना था। बच्चों का बैग जो है वो कम कराना था। ठीक है, इसका मतलब ये था कि बच्चों का बैग जो है वो ज्यादा भारी ना रहे। ये बताइए, who proposed NCF as a mean of evolving our national system of education? एनपी 1986। 1986। दूसरे का मतलब क्या है? एनपीई 1992। और पीओए का मतलब फुल फॉर्म क्या है? क्या मतलब होगा पीओए? इसका मतलब है प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन। जब 1986 में जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी बन गई, उसके बाद इसका एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया गया ताकि इसको अमल में लाया जा सके, एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, तो एनपीई 1986। आइडेंटिटी should the teacher education should focus on? प्रोफेशनल आइडेंटिटी। उसके अंदर हमें प्रोफेशनलिज्म तलाश करना है। एक स्टूडेंट होता है ना, तो हमने उसके अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप करना है। तो पहले टीचिंग एक ड्यूटी होती थी, मॉरल सोशल वर्क माना जाता था, लेकिन अब इट इज अ प्रोफेशनलिज्म। NCF 2005 suggests that the board examination of 10th class should be made. सर ऑप्शनल।
कंपलसरी होता तो क्या होगा, कंपलसरी अभी भी तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के बगैर हम पास नहीं कर पाते थे, लेकिन इसमें ये था कि ऑप्शनल रखा जाए, बच्चे पास करना चाहें तो करें, जो देना चाहें दे दें, लेकिन अभी तक इसको रिकमेंड को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, ये अभी भी मैंडेटरी है, आपको हाई स्कूल का एग्जाम कम से कम पास करना ही होगा, एक बोर्ड एग्जामिनेशन है। लेकिन अब थोड़ा चेंजेस आएंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बाद में, इनमें NCF purpose the evaluation system should be based on, ये भी Sir, क्वेश्चन, grades. ग्रेड ये सारी चीजें जो कि हमने बताई हैं यहाँ पे, ये क्वेश्चंस हैं। हो सकता है मे बी दिस विल बी हेल्पफुल, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में हो सकता है हेल्प मिल जाए इससे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा फिर भी। अगर ये सोच के बैठे रहेंगे कि नहीं अब तो हमने बता दिया, रीज़न भी पता है, अब ये हमने 32 क्वेश्चंस पढ़े हैं, मैं आपको इसको बता देता हूँ, इसके बाद भी अभी कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा हो इसमें एनसीएफ से रिलेटेड, तो मुझे अभी बताइए जल्दी से। आपने कल पूछा था ना कि सर कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इससे, तो सारे क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। इज इट क्लियर, सबको समझ में आ गया? यस सर, क्लियर है। यस सर। चलो तो फिर और आगे चलते हैं। बताएं, द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप 6 to 14 हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज, कौन से आर्टिकल के तहत इसको भारत के संविधान में इंक्लूड किया गया कि बच्चों का ये कंपलसरी और फ्री, मुफ्त और कंपलसरी शिक्षा, हिंदी में मुझे नहीं मतलब आ रहा है समझ में, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ये शिक्षा का अधिकार अगर इसको बोले, शिक्षा का अधिकार कौन सा अमेंडमेंट करके किसके आर्टिकल के अंदर रखा गया इसको? Sir, 21A. 21A, हाँ देखो 40 आर्टिकल 15 किसके लिए है बता सकते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वॉच्ड आर्टिकल 15 मूवी, जो भी उसमें मूवी है उसके हिसाब से अगर इसको देखें तो आर्टिकल 15 इज अबाउट द राइट्स ऑफ SC एंड STs, मतलब कास्टिज्म का मतलब अनटचेबिलिटी और ये सब चीज़ों को खत्म करने वाला है कि मतलब कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, है ना। आर्टिकल 45 इज अबाउट द नीड्स एंड द माइनॉरिटीज के ऊपर है। आर्टिकल राइट्स ऑफ चाइल्ड 21, तो इसी के अंदर आर्टिकल 21A के अंदर इसको रखा गया ताकि बच्चों के अंदर जो भी है, ठीक है, समझ में आया नहीं आया, इसमें तो कोई पता करने की बात, समझाने की कोई बात ही नहीं है कि आर्टिकल 21A के अंदर इसको आता है। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, देखो ये 2009 बोला जाता है चूंकि ये 2009 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया है। कानून बनने में और लागू होने में दोनों में टाइम होता है, तो पॉलिसी बना करके पूरा लागू कानून बन गया, जब राष्ट्रपति के साइन हो जाते हैं वो उस दिन कानून बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसको अमली जामा पहनाने के लिए एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, उस ड्राफ्ट को अमल में लाने के बाद में जब इम्प्लीमेंट किया जाता है दैट इज कॉल्ड, तो 2010 में। तो 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कौन सा, तो अप्रैल 2009, और कब लागू हुआ, दैट 1 अप्रैल 2010। अकॉर्डिंग टू द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर अ टीचर? एक हफ्ते में, 35। ठीक से पढ़िए। कितने घंटे काम करना है एक टीचर को? 48। नहीं, 45। According to the Right to Education Act 2009, which of the following is correct? स्कूल में चार्ज कैपिटेशन फीस, school can use the screening process of admission. कौन सा सही है? बच्चों से फीस चार्ज की जा सकती है या स्क्रीनिंग करनी पड़ेगी बच्चों के एडमिशन के दौर में, एडमिशन लेते वक्त? सर
दोनों में से कुछ भी नहीं करना है, ना तो उनसे फीस लेनी है ना स्क्रीनिंग करनी है। बच्चा अगर 8 साल से 14 साल से कम का है और वो नहीं एजुकेशन, कहीं उसको एडमिशन नहीं हुआ है, तो उसको एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे वो कैसा भी है, चाहे उसको कुछ आता है या नहीं आता है। सर स्क्रीनिंग कैसे होती है? स्क्रीनिंग का मतलब उससे सवाल करके देखते हैं, हाँ बच्चों बताओ अपना नाम बताइए, ABCD सुनाइए, क्या खगा सुनाइए, कुछ पढ़ाना सुनाइए, ये स्क्रीनिंग होती है। एडमिशन टेस्ट हो सकता है, प्रीवियस नॉलेज। हाँ कुछ भी, मतलब उससे पूछा जा सकता है कि बच्चे को कुछ आता है, बोलता है नहीं बोलता है। लेकिन जब हमें राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं तो हम उससे कुछ भी नहीं पूछेंगे। राइट टू एजुकेशन का एक नतीजा ये भी है कि जैसे हमारे यहाँ पे स्क्रीनिंग अब बच्चों को लेना ही पड़ेगा सरकारी स्कूलों में, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी सीटें फिक्स्ड होती हैं, जैसे जामिया है तो यहाँ पे हमारे पास सीटें फिक्स्ड होती हैं, या प्राइवेट स्कूल वाले भी फिक्स रखते हैं कि इस बार इतने ही बच्चे एडमिशन लेंगे हम। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें से तादाद बढ़ जाती है, तो नाइदर वन नाइदर टू, ना तो एक पहला ठीक है ना ही दूसरा ठीक है, ना तो हमें बच्चों से फीस लेनी है ना ही उनकी स्क्रीनिंग करनी है, एडमिशन देना ही देना है। Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009 ensure right of children of disabilities to free education from 2 सेकंड 6 Second, to 14 ईयर। 6 से बाद 14 साल के बच्चों के लिए। According to the Right to Education Trial 2009, how many minimum working days are required in a year for first fifth grade? कितने मिनिमम वर्किंग डेज होने चाहिए 5वीं क्लास तक के लिए? होता है हाँ, सर देखो 1 हायर 200 200 होने चाहिए, और हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए 220, और सेकेंडरी स्कूल के मिडिल स्कूल के लिए 220, और हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल के लिए 240। समझ में आया? नहीं, सर बच्चों प्लीज के रिपीट। बच्चों के लिए इसका मतलब होता है कि प्राइमरी एजुकेशन में कम से कम टीचर स्कूल कितने दिन खुलना चाहिए। इसका मतलब है वर्किंग डेज, जितने दिन काम होता है स्कूल में वो 200 दिन होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन वालों के लिए, प्राइमरी स्कूल्स के लिए। 200 100 240 होता है सेकेंडरी स्कूल के लिए, 220 होता है मिडिल स्कूल के लिए। एक बच्चा है 13 साल का है, ड्रॉप आउट क्लास फ्रॉम सेकेंड एज 13 years will have to be सर admitted to क्लास class। 6, क्यों? क्योंकि सर 6 to 8 में बच्चों की एज 11 to 14 ईयर्स होनी चाहिए। अकॉर्डिंग ये टू 14 ईयर 13 में उसको 8 क्लास कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी, तो 13 ईयर में उसको 7th क्लास में होना चाहिए। आया समझ में? नहीं, उसकी एज के यस अकॉर्डिंग हमें सर। एडमिशन यस लेना है। यहाँ हाँ ध्यान सर, रखना, हमने यस कल सर, बताया ठीक था ठीक ना, ठीक। तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन देना है। तो वो 13 साल का 8वीं क्लास में, 14 साल का 8वीं क्लास में होगा, तो 13 साल का 7वीं क्लास में, 12 साल का 6ठी क्लास में होना चाहिए। हमें उससे कोई मतलब नहीं कि उसको कितना आता है कितना नहीं आता है, वो हमारा ऊपर नहीं है, हमें तो अपना एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ाना है। The concept of inclusive education as advocated in the Right to Education Act 2009 is based on a behavioristic principle। सर डी, मेन स्ट्रीम ऑफ डिसेबल्ड बाय ऑफरिंग देम। बताइए कौन कौन इसको, इसका मतलब क्या होगा? मतलब भी बताया करें, ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि मतलब बता दिया आंसर तो कोई भी बता सकता है। आप 12-13 लोग हैं, किसी का तो सही होगा ही। आंसर मतलब बताइए इसका क्या मतलब है? मेन स्ट्रीमिंग ऑफ द डिसेबल्ड विद ऑफरिंग दैम प्राइमरी वोकेशनल एजुकेशन। सर इंक्लूसिव एजुकेशन में मेन स्ट्रीम से जोड़ते हैं ना बच्चों को, हाँ, वोकेशनल बच्चों को लास्ट में एजुकेशन। उनको वोकेशनल एजुकेशन और प्राइमरीली वोकेशनल एजुकेशन से उनको जोड़ना हमारा मकसद होता है। A class first to fifth, if there are between 61 to 90 students admitted in class, then how many teachers are required to according to the right to education? राइट टू एजुकेशन के हिसाब से अगर आपकी क्लास में 61 से 91 90 तक बच्चे हैं तो आपको कितने टीचर्स की जरूरत होनी चाहिए? सर 4। नहीं,
3 टीचर देखो, टीचर रेशो जो होता है, टीचर स्टूडेंट रेशो 1:3 होना, 1:30 होना चाहिए। मतलब हर 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। तो हमारे 60 तक तो 2 टीचर हो गए। अगर उससे ऊपर के टीचर्स बच्चे आते हैं, 90 तक भी होते हैं, तो हमें 3 टीचर की जरूरत पड़ेगी। देखो ऐसे अंदाजे मत लगाओ कि ये होगा तो ये नहीं होगा। एग्जाम में अगर अंदाजा लगा के आया, 2 पे आंसर भर दिया, तो सारा गलत हो जाएगा। आंसर को बिल्कुल करेक्ट पे जाओ। उसके पीछे का रीजन अगर नहीं पता है तो रीजन पता करके, रीजन के बाद में उसके, मैंने तभी तो कहा ना, क्रिटिकल थिंकिंग लेकर के डेवलप करना है आपके अंदर। उसके पीछे क्रिटिकली सोचो। हमने बताया कि 1:30 का रेशो होता है, टीचर स्टूडेंट रेशो। ओके, समझ में आया नहीं आया? सर आ गया। 1 से 30 बच्चे होंगे तो 1 टीचर, 30 से 60 होंगे तो 2 टीचर, 60 से 90 होंगे तो 3 टीचर, 90 से 120 होंगे तो 4 टीचर। Which agency has been signed for monitoring the child right to education at the level, national level? NCTE। नहीं। सर सर फर्स्ट 3। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCRT। NCRT का काम है ये, ठीक है। Which of the following is true for under teacher is class 6 or to 8? At least one teacher for every 35 children. If admission is above 100, then a full-time head teacher is required. बताइए इसमें से कौन सा सही है? अगर सारे टीचर्स, अगर 35 टीचर हैं एक बच्चे के लिए सेकेंड में, 6 to 8, हर 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर होना चाहिए। और अगर 100 बच्चे हैं तो उस स्कूल में एक हेड टीचर होना भी जरूरी है। कौन सी बात सही है? सर फोर्थ चेक सर करो ओनली इसको। 1। सर क्या आंसर होगा इसका? इसके दोनों ठीक हैं। मतलब 35 बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल के दोनों ही ठीक हैं। दोनों बच्चों के लिए वो भी होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए। और अगर 100 बच्चों से ज़्यादा है स्कूल में एडमिशन है, इफ एडमिशन इज अबव 100, देन अ फुल टाइम हेड टीचर इज रिक्वायर्ड। कई बार स्कूल्स में, हमारे स्कूल्स में जो दिल्ली के स्कूल्स हैं या यूपी के स्कूल्स हैं, उनमें हेड टीचर्स होते ही नहीं हैं। एक स्कूल का ही टीचर है, वही उसको संभाल रहा है, वही सब उसमें कर रहे हैं। लेकिन RTE का रूल ये कहता है कि भाई आपके पास अगर 35 बच्चे हैं तो उनके पास, आपके पास एक टीचर होना ज़रूरी है। और अगर 100 बच्चे हो जाते हैं अगर कम से कम स्कूल में, तो फिर आपके पास एक हेड मास्टर भी होना पड़ेगा, हेड टीचर। ताकि, और चूँकि कम से कम 3 टीचर्स तो चाहिए होंगे, उनमें एक हेड टीचर भी होना पड़ेगा। तो फुल टाइम, पार्ट टाइम नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल क्वेश्चंस अबाउट, आई थिंक अभी और आप क्वेश्चंस बनाएंगे। कल मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सेंड करिए, या तो पेपर पे लिख कर सेंड करिए, व्हाट्सएप में करिए, ग्रुप में करिए, जैसे आपकी मर्जी। एटलीस्ट मुझे कल क्वेश्चन सेंड करिए। सर तो ये टीचिंग पीपीटी हमें एप्टीट्यूड सेंड सर कर देना NCF पर। क्या, मैं इसको सेंड कर दे रहा हूँ और आप लोगों को। और ध्यान ये रखना है कि मैंने पिछली वाली PPT भी शेयर कर दी है। तो एक्चुअली मुझे थोड़ा सा सर आजकल आंसर्स भी सेंड करने हैं? कहीं भी सेंड कर लें, मुझे क्वेश्चंस चाहिए। आप चाहे पेपर पे लिख के सेंड करें, मैं फिर बार बार कहता हूँ, मुझे कोई मतलब सर नहीं आप कैसे सेंड। आंसर्स भी लिखने हैं उनके? आंसर्स, हाँ आंसर अपने पास से बताएं। मैं रीजन भी पूछूंगा ना बाद में उसके, तो आप लोगों को ध्यान में रखना कि सर NCF के ऊपर? नहीं, टीचिंग एप्टीट्यूड अब टोटल ओवरऑल। NCF के बारे में तो जितने क्वेश्चंस थे, अब आप कितना सर्च करेंगे? तो वो गूगल से कर सर्च करिए, चाहे कैसे भी करिए। स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, गूगल से सर्च करके स्क्रीनशॉट ले करके कम से कम इतना तो
काम करना ही पड़ेगा। ओके सर। ओके क्वेश्चन हाँ, मैं इन क्वेश्चन को सेंड कर दे रहा हूँ आपको। कोई सवाल है अभी भी तो मुझसे पूछ सकते हैं। अभी क्लास में जैसे टाइम है, हम लोग जो लोग लीव करना चाहें क्लास मैक्सिमम छोड़ कितने सकते हैं, क्वेश्चन अगली सर क्लास के के लिए टाइम टाइम करने हैं आपका आप? हो चुका है। तो मैं 5 मिनट पहले, 5 से 10 मिनट पहले ही आपको लीव छोड़ रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोग क्या मिनिमम 25 क्वेश्चंस तो कम से कम करके दे सेंड करिए ना। सर मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस करें हमें? मैक्सिमम कितने भी कर सकते हैं, 25 मिनिमम रखिए अपने पास। ओके सर। ओके सर। कोई सवाल अभी भी बता सकते हैं, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, देखता हूँ, आप सवाल कर सकते हैं। जो लोग आपकी अगली क्लास का लिंक आ गया होगा आपके पास, या जो भी है जैसे भी सर ने सर्च किया हो। सर ये वाला बता रामा मूर्ति रिव्यू का बेटे। इसमें क्या बताना मतलब, इसमें एक कमीशन बनती है, लास्ट में उन्होंने सजेस्ट किया, सजेशंस दिए किसी भी चीज़ के बारे में होता सर है। ये किस ईयर में है? क्या सर सर एंट्रेंस का रिजल्ट कब तक आएगा? एडमिशन का रिजल्ट देखो, इंतजामिया वालों के ऊपर है कि डेट कुछ दे रहे हैं, एडमिशन कब आ रहा है ये कोई नहीं बता सकता, इस बारे में मुझे कोई नहीं मालूम है। आप लोग तैयारी करके अच्छे से रखिए, जब भी रिजल्ट आ जाए बेटर है। मुझे तो आई विश की मुझे इसके बारे में नहीं पता है। आप लोग बेहतर ये होगा कि आप लोग तैयारी करते रहें और रिजल्ट के लिए हमेशा तैयार रहें, जैसा भी रिजल्ट आता है। ठीक है? सर आईपीयू का भी सेम ही पैटर्न आता है एग्जाम का? ज़्यादातर बीएड का? बीएड का ज़्यादातर एक ही तरह का पैटर्न है सारे, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वो जनरल एक एग्ज़ाम करा लेते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है सब्जेक्टिव भी लेते हैं साथ में, कि आप किस सब्जेक्ट से टीचर बनना चाह रहे हैं, तो डिपेंड करता है कहाँ की यूनिवर्सिटी है। तो सिलेबस एक बार डाउनलोड कर लें उसका, और सिलेबस डाउनलोड करके उसके बाद में फिर पता करें। अगर कॉमन है तो तैयारी यही काफ़ी है, अगर सब्जेक्ट है तो आपको सब्जेक्ट का भी पढ़ना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट नहीं है सिर्फ यही है तो फिर आराम से इसी से काम चल जाएगा। सर बताइए। सर जैसे डिप्लोमा कर लिया है मैंने स्पेशल एजुकेशन में, हम्म, और इसके बाद अगर मैं बीएड स्पेशल ना करके बीएड नॉर्मल करूँ तो ये बेनिफिशियल है या स्पेशली ज़्यादा अच्छी है? देखो बीएड स्पेशल में अगर आपको करना है, डिप्लोमा भी काम कर जाता है। अगर आपका ग्रेजुएशन है और डिप्लोमा है तो आप सरकारी गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल के उसमें काम कर सकते हो। डिप्लोमा कितने साल का है, 6 महीने का या 2 साल का? सर 2 साल का। हाँ, तो ये आपका इक्विवेलेंट रखता है, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू होता है डिप्लोमा भी। और अगर बीएड कर लोगे तो उसमें मेरे ख्याल से इसमें सफिशिएंट होता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी डिटेल्स में अगर इसमें जानना चाहूँगा कि जैसे डिप्लोमा हो जाता है, बीएड अगर स्पेशल कर लेते हैं तो एमएड तो अभी भी कर सकते हैं, डिप्लोमा डीएलएड करवा जाता है स्पेशल में, एमएड वगैरह स्पेशल में कर सकते हो। इसमें मुझे नहीं लगता कि बीएड ज़्यादा ज़रूरी रह जाता है। अगर हमने बीएड स्पेशल के अलावा कोई और टीचिंग में करना है, अगर और चीज़ों में भी अप्लाई करना है तो फिर बीएड कर लो, के अलावा हमें और की टीचिंग भी, और सब्जेक्ट की टीचिंग भी करनी है, और हम है समझ में नहीं, फिर आपके पास ऑप्शंस और होंगे। अभी आपके पास सिर्फ ऑप्शन ये है कि आप बीएड स्पेशल वाले हो करके और सिर्फ बीएड उन्हीं के लिए पढ़ाएंगे।